सर्कुलर नहीं भेजा है, ठीक है भेज दूंगा, याद दिलाना, भेज दूंगा। ओके, तो अभी तक अपन ने एमजी वाला वर्क देखा। तो तीन बातें, या तो फोर्स देख लो, डिस्प्लेसमेंट देख लो, दोनों के बीच का एंगल देख लो, और क्या बोल दो, एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। दूसरा क्या बोला, फोर्स को उठा के डिस्प्लेसमेंट में रख दो, तो एफ का कॉस थीटा इंटू डीएस, या डीएस को उठा के फोर्स पे रख दो, तो डीएस कॉस थीटा इंटू एफ। यही तीन पढ़े, जैसे बोल क्यों नहीं रहे तुम, जैसे चाहो वैसे करो, आंसर सेम ही आएगा। फिर मैंने आप लोगों को कांस्टेंट का, थोड़ा कांस्टेंट फोर्स की कहानी समझाई, जिसमें हमने रखा था एमजी को, जो कि पाथ इंडिपेंडेंट दिखा था ना। अरे वो नागिन डांस करके गिरे, फिर भी कितना गिरा केवल वही देखेंगे, समझ गए क्या। ऐसे गया था तो भी कितना आया था, एमजी अच्छी आया था, याद है, बढ़िया। अब थोड़ी और कांस्टेंट फोर्स के बारे में बातें करते हैं, इधर आ जाओ। आई थिंक ये कर डाला था ना, वर्क डन बाई एमजी हो ना, लार्ज रिजिड बॉडी, और ये एमजी कर लिया था। तो थोड़ा और करते हैं, आ जाओ। इंट्रोडक्शन मैंने लिया था ना, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई टेंशन। फ्रिक्शन में दो कहानी चलेगी, वो कांस्टेंट टाइप से भी लगेगा, वेरिएबल टाइप से भी लगेगा, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वो कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है ना। चलो आज उसको निपटाते हैं। आज घर जाओगे, मैं वर्क भेजा हूं ना, तो वर्क में से एक्सरसाइज 1 पूरा निपटा डालना, जो नहीं बने पूछ लिया करो भाई। अरे क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। अच्छा भगाता तो नहीं किसी को यार, जो आता है उसको बता ही देता हूँ ना, है ना। तो मेरे पे इल्जाम मत लगाना कि नहीं बताते हैं। देखो इधर, तो कहानी सुनो अब। तो अब देखते बच्चा जरा सा, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। क्या आप नॉर्मल फोर्स को पहचानते हो क्या, क्या था, सरफेस सरफेस एक दूसरे पे नॉर्मल, अरे एक इस पे और एक इस पे, ऐसा पड़ा था। तो जैसे अगर बच्चा देखो, इसको जल्दी जल्दी निपटाते नहीं, थोड़े आसान वाले हैं, इसमें तो मेहनत भी नहीं करना है। जैसे ये मान लो ब्लॉक ए है, और ये वाला है ब्लॉक बी, और अगर मैं इस पे इस तरफ लगाऊंगा कोई फोर्स एफ, तो और फोर्स लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। मान लो फोर्स लगाने से ये पूरा सिस्टम आगे आ गया एक्स, अरे ये भी एक्स खिसका, तो ये भी तो एक्स ही खिसकेगा ना, खिसकेगा। चलो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन ए क्या होगा, तो क्या बोलोगे, ब्लॉक ए पे। तो ब्लॉक ए पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा, पीछे, नहीं पता। हम जाके किसी पे से लड़ेंगे, तो ये मेरे पे नॉर्मल पीछे लगाएगा, मैं इस पे नॉर्मल, यही तो होता है ना। तो बोलो जरा। तो तुमने कहा सर ब्लॉक ए पे तो नॉर्मल इधर लग रहा है, बढ़िया क्या, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उस तरफ। तो नॉर्मल इधर, अरे नॉर्मल फोर्स ही है ना, नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना बना, cos 180 नहीं, अरे डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, और ब्लॉक ए पे नॉर्मल किधर लग रहा था, इधर लग रहा था। तो वर्क डन इस बार कितना आ गया, माइनस एन इंटू एक्स, समझ गए क्या। अच्छा मैं पूछूं कि वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी, तो क्या बोलोगे, सर ब्लॉक बी पे तो नॉर्मल इस तरफ लग रहा है, क्यों भाई, ये वाला इस पे लगाता है, तो ये वाला इस पे लगाता है। जब इसके बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इस पे कौन लग रहा है ना, यही लग रहा है ना नॉर्मल। तो तुम बोलोगे सर यहाँ नॉर्मल ये रहा, आगे कितना डिस्प्लेस हुआ सर एक्स, इस बार दोनों में एंगल कितना है बच्चा, अरे 0 डिग्री यार। ब्लॉक बी पे नॉर्मल इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी, ये पढ़ा है ना, बोल क्यों नहीं रहा है, ऐसा पढ़ चुके हैं ना यार, ऐसा ठंडा रिस्पॉन्स। एन इधर, एक्स इधर, तो cos 0 रखा, आंसर कितना आ गया, प्लस एन इंटू एक्स। अरे cos 0 1 होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन अ सिस्टम क्या होगा, तो क्या बोलोगे, अरे सिस्टम मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने जब आप लोग को ब्लॉक ब्लॉक वाला पढ़ाया था, ऐसे करके याद है क्या, एक ऐसे रख दिया था, ऊपर पे इंक्लाइन पे रखा था, ये ऐसे खिसक रहा था, तो उसकी वजह से ये पीछे गया था। तो मैंने कहा था नॉर्मल का वर्क डन दोनों का सिस्टम मानोगे तो 0 आएगा, वहां पे भी पढ़ाया था मैंने ऐसा करके। तो वही चीज, तो एक का कितना है बेटा बताओ, तो अगर इस पूरे को सिस्टम मान लेंगे, तो ये दोनों इंटरनल फोर्स हो जाएंगे ना, और इंटरनल फोर्स का वर्क डन कितना होता है, 0। पहले ही पढ़ा था ना। टेंशन भी कौन सा फोर्स था, जब सिस्टम मान रहे थे तो इंटरनल था ना, तो उसका वर्क डन क्या किया था, 0। अरे वर्चुअल वर्क डन मेथड में यार, एलएलएम में वही तो लगाया था,
नॉर्मल को भी मैंने कहा था ना, सिस्टम मान रहे हैं ना, तो इस पे इधर हो रहा है, तो इस पे इधर हो रहा है, तो दोनों n का अगर वर्क निकालेंगे तो एक का कितना आ रहा है, -nx, और दूसरे का कितना आया। तो टोटल इस पूरे सिस्टम में कितने ब्लॉक है, ए और बी है ना इस पूरे सिस्टम में, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, समझ गए क्या, +nx - x कट के 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना काफी है। अच्छा, अगर बच्चा मैं आपसे कहूं, मान लो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है ना। हाँ, मान लो मुझे निकालना है वर्क डन बाई टेंशन। ठीक है, वर्क डन बाई टेंशन। ठीक, टेंशन का भी देखो कहानी क्या है। अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि मान लो बच्चा अ, हम्म ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या, कौन है ये। अरे मान लो ये 2 है, ये 5 kg है, तो क्या ये कुछ ऐसे डिस्प्लेस होगा नीचे की तरफ x, तो क्या ये ऊपर की तरफ x डिस्प्लेस होगा। अगर मान लो मैंने इसमें, और आपको भी पता है कि बॉडी से दूर क्या लगेगा, बॉडी से दूर क्या लगेगा, ऐसा होगा क्या। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा ये x नीचे आया और ये x ऊपर गया, तो जरा कैलकुलेट करके बताओ तो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स। कर सकते हैं क्या हम लोग, कैसे करेंगे बोलो। अबे यार इधर इधर बताओ टेंशन किधर लग रहा है। यार वर्चुअल वर्क मेथड में यही तो करते आ रहे थे, टेंशन किधर लगा, ये किधर लगा। तो मान लो अगर ये ब्लॉक ए है और ये वाला ब्लॉक बी है, तो अगर अपन वर्क डन बाई टेंशन ऑन ब्लॉक ए निकालेंगे, तो तुम बोलोगे सर टेंशन लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नीचे, तो क्या बोलेंगे बोलो, टी इंटू एक्स इंटू कॉस 180। कितना है आंसर बच्चा, -t इंटू एक्स। नहीं आया। उसी तरह अगर मैं पूछूं वर्क डन बाई टेंशन ऑन ब्लॉक बी, तो बी पे जब देखेंगे तो क्या बोलेंगे, टेंशन किधर लग रहा है, डिस्प्लेस भी किधर हुआ, तो क्या लिखोगे, टी इंटू एक्स इंटू कॉस 0 डिग्री। कितना आया बच्चा, +tx। आया कि नहीं आया, देखो तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या निकालना है, टोटल वर्क डन किसका, टेंशन का टोटल वर्क डन, तो टेंशन एक यहां काम करा और टेंशन ने कहा काम करा यहाँ, दोनों को जोड़ो तो जरा देखो तो, सर +tx माइनस, मान लो ये -tx था ना ऊपर वाला, प्लस, ऐसे ही तो करोगे तो आंसर कितना आया। और यही तो था वर्चुअल वर्क डन मेथड, भूल गए, वर्चुअल वर्क डन मेथड, ऐसा सिखाया था मैंने क्या, इसी से तो पूरा एनएलएम निपटाया था यार, यही मेथड था ना जो यहाँ पढ़ लिया, वही चीज है, समझ गए क्या। अच्छा, इसी सवाल में इधर देखो, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि बच्चा एक बात बताओ, अच्छा मान लो डाटा जैसे वहां 5 kg दिया है, 2 kg दिया है, तब पूछा होता तो भी निकाला जा सकता था वैल्यू वाइज। अगर मुझे मुझे इस केस में अगर टेंशन निकालना होता तो कैसे करते बोलो। एटूड मशीन है ना, एटूड मशीन में टेंशन का फॉर्मूला सीधा याद है क्या, 2m1m2 × g/m1 + m2। याद आया क्या, अरे सीधा नहीं कर देंगे, 2 × 2 × 5 × 10/2 क्या आ गया क्या टेंशन। तो जहां पे तूने टी लिख रखा वहां पे टी लिख सकता है क्या, एक्स मान लो बोला है कि x 2 मीटर या 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तो एक से मल्टीप्लाई कर देते, तो मेरे पास आ जाता ना वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ए, उसी तरह ब्लॉक बी। समझ गए क्या, ये आए बात से, टोटल वर्क डन कितना है बच्चा, 0। समझ, ये कैसा फोर्स है, अगर इसको सिस्टम मान लिया जाए, क्योंकि दिख रहा है ना कि सर ये जितना ऊपर जाएगा ये उतना नीचे जाएगा, तो ये वाला टेंशन टेंशन वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। और इंटरनल फोर्स का वर्क डन कितना होता है सर, 0 होता है। नॉर्मल भी यही हुआ था, कुछ समझ में आ रहा है, ये सब पढ़ा चुके हैं। अच्छा, यहाँ तक ठीक है क्या, चलो, तो क्या चीज, टोटल वर्क डन तो 0 ही आएगा ना बे, टेंशन का टोटल वर्क डन तो 0 ही आएगा ना, इंटरनल, यार जाके पढ़ो एनएलएम फिर से, पढ़ा चुके हैं ना वहां, तभी तो हमने उतने क्वेश्चंस किए थे यार, भर भर के क्वेश्चंस किए हैं। याद आ रहा है, 2t 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 x, वही तो किया है अभी। और वहां पे ही बोलते थे ना कि सबको जोड़ो तो आंसर कितना आना चाहिए था,
और अभी प्रूफ करके दिखा दिया, देखो 0 आ रहा है, बस खत्म। ओके, तो ये रहा टेंशन। चल सुनो बच्चों, जरा अब फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया टेंशन वाला। अरे मतलब टेंशन का क्या रहा, नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया। अब फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन किया ना, ग्रेविटेशन किया है ना। चलो एक एक चीज और देखते हैं। अच्छा बेटा, इसी में अगर मान लो मैं आपसे पूछ देता कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए, तो क्या लिखते। ये मान लो ब्लॉक ए है ना, और ये ब्लॉक बी है ना। वर्क डन बाय किसका पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर, ब्लॉक ए के ऊपर, तो क्या बोलोगे, ब्लॉक ए पे ग्रेविटेशन किधर, mg नीचे, डिस्प्लेस भी किधर हो रहा है, नीचे। तो ये क्या होता, प्लस, पहले लिख देते mg इंटू, बेटा एक्स ही नीचे है ना, और यहाँ क्या लिखते तुम, cos 0 डिग्री। आया कि नहीं आया। उसी तरह वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ब्लॉक बी लिखते तो क्या लिखते, mg नीचे, अरे फोर्स mg नीचे, ऊपर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो इंटू एक्स कॉस 180 डिग्री, तो कितना आता, यहां आ जाता है mgx, और यहां आता माइनस mgx, और टोटल पूछता तो फिर से कितना आ जाता। ठीक है, अब जरा देखो जिसमें थोड़ी मेहनत मेहनत क्या करनी है। आप लोगों को क्या मैंने डबल ब्लॉक सिस्टम पढ़ा दिया है, वहां पे क्या मैंने पूरी कहानी सिखाई थी कि कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। 3 स्टेप सिखाया था। कौन सा था, पहले क्या स्टेप था, लिमिटिंग औकात निकाल लो। दूसरा क्या स्टेप सिखाया था, क्या, कंबाइन मान लो, एज्यूम एक्सलेशन निकालो। एज्यूम एक्सलेशन निकालने के बाद फिर क्या करते होते थे, एफ रिक्वायर्ड निकालेंगे। एफ रिक्वायर्ड, अगर एफ रिक्वायर्ड लिमिटिंग से कम है तो साथ चलेगा, मतलब जो हमने एजम्पशन करा था वही एक्सलेशन होगा सिस्टम का, ऐसा पढ़ा चुका हूं क्या। और उस केस में जो एफ रिक्वायर्ड आया होगा वही फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बनेगा। और अगर एफ रिक्वायर्ड लिमिटिंग से ज्यादा हो गया तो दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेगा, बना पढ़ा। तो उस केस में दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा, लिमिटिंग वाला लगेगा, समझ गए। ऐसा पढ़ा चुका हूं बढ़िया से, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाता हूं और आप ध्यान से देखना। मान लो बच्चा, थोड़ा ध्यान देना है ना, मैंने कहा कि अब हम लोग जरा सा पढ़ते हैं फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन में थोड़ा सा बदमाशी है, ठीक है, थोड़ी सी परेशानियां हैं। ठीक है, क्या है सर, जैसे वहां पे भी एनएलएम वाले में दिमाग किसमें लगाना पड़ता थोड़ा ज्यादा, है ना, उसमें ऐसे नहीं बन जाता फट से एफवीडी एफवीडी कर अपने। फ्रिक्शन में थोड़ा सोचना पड़ा ना कि साथ है ना। उसी तरह वर्क वाले में थोड़ा सा सोचना, दिमाग लगाना। जैसे कई बार इसको हम कहते हैं कि भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो कांस्टेंट फोर्स है। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। अगर प्योरली लॉजिक में जाओगे तो वेरिएबल निकलेगा। प्योरली लॉजिक में जाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स मेरे हिसाब से, ठीक है। किताबों में या कई टीचर्स भी बोलते हैं इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। तो मैंने इसका तोड़ निकाला कि हम इसको 2 तरीके से पढ़ लेते हैं ताकि हमें लॉजिक समझ में आ जाए। मेरा ये कहना है कि सर जब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़े थे तो हमने देखा था कि आप थोड़ा सा टुच फोर्स लगाते हो तो टुच सा स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप, इसीलिए तो नहीं हिलाना, ऐसा होता था कि नहीं होता था, सोच लो। थोड़ा और बढ़ाया फोर्स तो थोड़ा और स्टैटिक फ्रिक्शन, बढ़िया। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल है ना। अच्छा, एक बात हमें और पता है कि सर अगर ब्लॉक ऐसे आगे की तरफ चल जाए ना तो उसपे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर सुनो ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में अगर चल रहा हो, क्या कर रहा हो, चल रहा हो, तो उस केस में जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो फिक्स आएगा कि नहीं आएगा, वो बदलेगा क्या। क्या पूरे रास्ता एक ही तरफ जा रहा है तो क्या उसका डायरेक्शन बदलेगा क्या। सोच लो, एक एक चेयर है, अब एक बार इसको अगर अपन एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलाए पड़े हैं तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो तो फिक्स होगा ना यार। अरे म्यू के टाइम्स एन करोगे, एन इज इक्वल टू mg लिखोगे, तो रास्ते में जाते जाते इसका मास थोड़ी गायब हो गया, और जो सरफेस है वो भी तो फिक्स रहा। अब एक बार जब वो आगे, जैसे क्या था,
मैंने कहा था कि एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, उस ब्लॉक पे मान लो तुमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, और मैंने कहा उन दोनों ब्लॉक के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन है 3 न्यूटन का, तो जब तुम आगे बढ़ा रहोगे 100 से, तो 3 पूरे रास्ते खाते रहेगा खाते रहेगा खाते रहेगा। समझ गए कि नहीं? फिक्स रहा ना? तो जब हम लोग, ध्यान से सुनना, सर अगर किसी ब्लॉक को एक ही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में, तो उस केस में आप ये मान सकते हो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक वाला होता है वो वेरिएबल होता है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन का तो रोल तब आता है जब ब्लॉक चल पड़ता है, और एक बार जब एक डायरेक्शन में चल पड़ा तो पूरे रास्ते क्या कितना लगेगा? 3-3 न्यूटन ही लगेगा ना यार पीछे की तरफ। तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी नहीं रही? क्या उसका डायरेक्शन फिक्स रहा कि नहीं रहा? रहा ना? सोच लो, 100% है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम उसको कांस्टेंट मान सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को मान सकते हैं। फील आ रहा है? आ रहा है? आ गया? आ गया ना? डब्बा तुम्ही को गाड़ी के पीछे बांध के और गाड़ी को एकदम सीधा ट्रैक पे दौड़ाए जा रहे हैं, तो जितना घिस अब चल पड़ी हो, तो जिस हिसाब से घिस रहा हो तो घिसते जाएगा ना वहां तक। हाँ, घिसते घिसते तू गायब हो जाएगी, ये बात अलग है। ये समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन जब तू ऐसे अभी तक जब तक घिसती नहीं है, तब तक तो फ्रिक्शन फोर्स वेरी कर रहा होगा ना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो जाए, उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो जाए, तब तो कांस्टेंट बोलेंगे ना। समझ गए क्या? लेकिन जब हम राउंड ट्रिप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? राउंड राउंड ट्रिप मतलब एक ब्लॉक देखो ऐसे आगे गया तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा, काइनेटिक वाला ही, और जब वो वापस आ रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? तो क्या पूरे जर्नी में, पूरे के पूरे जर्नी समझ रहे हो ना? अरे क्या पूरे रास्ते में, चल मैग्नीट्यूड तो सेम रहा होगा क्योंकि चल रहा है, क्योंकि म्यू टाइम्स एन, लेकिन डायरेक्शन तो बदला होगा ना। जब आगे गया था तो किधर लगा था? पीछे, और घूम के जब ऐसे आ रहा है तो अब किधर लग रहा है? बोलो सर, दोनों बार तो पीछे ही बोलो। अबे गधे, जब ऐसे आया था पीछे मतलब ये डायरेक्शन हुआ, और जब ऐसे आया तो पीछे मतलब ये डायरेक्शन हुआ, तो डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला? तो फिर कांस्टेंट कैसे हुआ? समझ गए क्या? तो अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ, अगर कोई ब्लॉक आगे बढ़ रहा है तो उस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, तो उसको क्या समझाओगे? एक तरफ देखे तो कांस्टेंट मान लो, राउंड में घुमाओगे तो वेरिएबल मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? ये डायरेक्शन बदला रे। वो तुमसे बोलेगा मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहा, तो गधे कांस्टेंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। क्या बात कर रही है? समझ में आ गया? चलो, ठीक है क्या? तो सबसे पहले हम लोग जरा यहाँ पे डील करते हैं। क्या आपको समझ में आया ना? कंफ्यूजन तो नहीं होगा कांस्टेंट और वेरिएबल वाले में? अब दिख रहा है कि बोला है कि एक ब्लॉक है, घसीटते हुए ले जा रहे एक तरफ, तो वहां पे टेंशन लेना है क्या? अरे सर कांस्टेंट, कांस्टेंट मान के निपटा दो। समझ गया? अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन को डील करते हैं। आ जाओ, ठीक है क्या? अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है क्या? नहीं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक। अच्छा, क्या फ्रिक्शनल फोर्स केवल अपोज करता है क्या? क्या क्या फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करता है? किसको अपोज करता है? अब रिलेटिव तो अब रिलेटिव तो दो तरीके से हो सकता है, या तो पकड़ के रोक दो, या तो उसके साथ हो लो, दोनों बताया था ना। रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो अब जरा सुनो और ध्यान से देखना बच्चा। मान लो एक ब्लॉक है जो इस सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है? ध्यान से देखना, मैं अब फ्रिक्शन वाला पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा। सवाल भले आपको मिलेंगे, टकराएंगे, बट मैंने फ्रिक्शन में आप लोगों को फ्रिक्शन निकालना सिखा दिया है कि नहीं सिखा दिया है? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? वर्क। तो तुम करने वाले क्या हो? सर फोर्स बता दो, कितना डिस्प्लेस हुआ ये बता दो। हमें तो लास्ट स्टेप क्या करना है? फोर्स देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, और दोनों के बीच का एंगल देखना है। और सर फ्रिक्शन निकालना तो हमने एनएलएम चैप्टर में पढ़ा, सर नॉर्मल निकालना तो एनएलएम में पढ़ा, सर टेंशन निकालना तो एनएलएम में पढ़ा। समझ गए क्या? तो यहाँ पे तो बस करना है क्या? बस वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ जाएगा। कहानी थोड़ा हो गया ना क्लियर? आ जाओ। तो बच्चा, क्या हुआ? पक्का ना? तो बच्चा पार्टी एक बात बताइए, अगर यहाँ पे मान लो ये रफ सरफेस है और इसका फ्रिक्शनल फोर्स मान लो कुछ म्यू है, ठीक है क्या? अच्छा, और इस ये अच्छा चलो, इसको ना मैं फिलहाल मैं स्मूथ बना देता हूँ
थोड़ा आसान करते हैं। ये मान लो बच्चा स्मूथ है और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ये ब्लॉक ए और ये रहा इसके ऊपर एक रख दिया ब्लॉक बी। हमने ऐसे सवाल पढ़े हैं क्या? क्या ऐसे सवाल सब सॉल्व किए थे? डबल ब्लॉक ऐसे याद आ रहा है? अब मैंने कहा जरा ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं बच्चा इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, और मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये तो स्मूथ है ना, ये कैसा है स्मूथ, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया, मतलब यहाँ पे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब मैंने कहा कि जब मैंने फोर्स लगाया तो ये दोनों, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये मान लो एक्स डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, फोर्स लगाया, ये आगे चला गया एक्स, और ये जो ब्लॉक ए और बी है ये मान लो टुगेदर चले हैं। कैसे चले हैं? टुगेदर। टुगेदर मतलब समझते हो क्या? हाँ, ब्लॉक ए एंड बी हम साथ साथ हैं। अभी मैंने बोल दिया पहले ही, तो अगर हम साथ साथ हैं तो इससे क्या तुम कंक्लूजन निकालते हो कि सर पक्का है कि यहाँ एफ रिक्वायर्ड जो आया होगा वो पक्का एफ लिमिटिंग से कम आया होगा? आया होगा कि नहीं आया होगा? पक्का कि नहीं? तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा किसके बीच में बच्चा? ए एंड बी के बीच में, वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा सर? स्टैटिक वाला। अरे नहीं आया रे, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला होगा। जैसे मान लो इन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन आता 20 है, मान लो ये इसकी मैक्सिमम औकात थी, और जब हमने सॉल्व करा तो एफ रिक्वायर्ड आया मान लो 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा दोनों के बीच में? 5 का लग रहा होगा ना, अगर सात फिर से याद दिलाता हूं, ये एफ आर स्टेप्स याद है क्या? एफ आर निकालने का कैसे निकालते थे? पहला स्टेप एफ एल निकालो, दूसरा स्टेप क्या? कहा ए सी निकालो, साथ चल रहे होंगे, याद आया क्या? फिर ऐसे वाले को चूज करो जिसपे एक ही फोर्स लग रहा होगा। अरे ये आगे जा रहा होगा तो इस पे पीछे की तरफ बिटवा क्या लग रहा होगा? तो तुम कहोगे सर इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर खींचो तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर, तो ब्लॉक ए बी पे किधर लग रहा होगा? अब याद आया क्या? यही था ना एफ आर जो लिया, यही था ना। तो फिर तुमने कहा था कि इस एफ आर की वैल्यू कैसे निकालते थे? तो सर इसका मास ऑफ बी, याद आ रहा है क्या? मास ऑफ बी इंटू ए सी। अरे जो कंबाइंड एक्सेलेरेशन माना था यही स्टेप करते थे, और इसी से अपन क्या निकालते थे? एफ आर निकालते थे। और अगर ये वाला एफ आर अगर लिमिटिंग से कम आ जाता था तो हम बोलते थे कि बोथ ब्लॉक्स, याद आ रहा है क्या? बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। याद आया क्या? हम साथ साथ है वाला कॉन्सेप्ट आता था। और इस केस में जो ये एफ आर होता था वही क्या बन जाता था? स्टैटिक फ्रिक्शन। किसके किसके बीच का? ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच का। याद है? कराऊं क्या सवाल फिर से? पीछे नहीं ना, वही है। तो सर अब क्या करेंगे? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वर्क डन बाई एफ एस ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ ना, लिमिटिंग से कम आया, साथ चला, तो ये जो अगर एफ आर लिमिटिंग से कम होगा तो यही एफ आर बेटा क्या बन जाता है? लिखा कि नहीं लिखा मैंने? हाँ, कम है तो ये, हाँ ये अब ए और बी के बीच में क्या लग रहा है? एफ एस, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो एफ आर आ रखा है इसी को अब क्या बोलेंगे इस केस में? एफ एस। समझ गए क्या? पक्का? तो तुम अब बोलो, अब मान लो मैंने सवाल पूछा वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, कैसे निकालोगे? तो ब्लॉक ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर ही लग रहा है ना, पक्का ना? और ये लगा कौन रहा था? बी लगा रहा था, यही ना? तो इसके लिए क्या बोलोगे सर? ये रहा एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स, और बेटा डिस्प्लेस किधर हुआ? इस तरफ, तो इनटू एक्स। बढ़िया क्या? और एंगल कितना है दोनों के बीच में? 180। तो आंसर क्या आ गया? माइनस एफ एस इंटू एक्स। आया क्या समझ में? उसी तरह मैं पूछ दूं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, तो बी पे बच्चा स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इस तरफ, और डिस्प्लेस भी किधर हुआ है? इसी तरफ। तो अब क्या बोलोगे? एफ एस इंटू एक्स कॉस 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एफ एस इंटू एक्स। बताओ यार, अब सवाल मैं डाटा लिख, तुमने ये अभी हमने जितने भी उधर क्वेश्चन सॉल्व करे थे ब्लॉक को खिसकाते थे ना यार आगे, तो जो जहां जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ रखा होगा वहां वर्क डन में स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा।
चलो इधर देखो, ये भाषा आती है तुझे समझ में? नहीं आती है तो फिर तू कैसे बोला? चल अच्छा, सेंस समझ में आ रहा था, सेंस सेंस बढ़िया, समझ गए क्या? अच्छा अच्छा, देखो इसी तरह बच्चा पार्टी, थोड़ा ध्यान देना, देखते चलो। मैं क्वेश्चन नहीं, बुरा तो नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं कर, क्योंकि अभी अभी तो पढ़ा था यार, अभी अभी पढ़ा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना और लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना, काइनेटिक, इसमें तो महारत हासिल कर ली थी ना, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख, तो अब क्या टेंशन रह गया? तो मान लो बच्चा पार्टी, अगर मैं ऐसा दे दूं कि यार ये एक ब्लॉक ए है और इसके ऊपर रख दिया एक ब्लॉक बी, अरे समझ रहे हो क्या? मान लो मैंने फिर से कह दिया कि ये कैसा है, आसान वाले ही ले रहा हूं, मान लो स्मूथ सरफेस है, और इसमें मान लो मैंने इस बार कोई बड़ा सा फोर्स लगा दिया, ठीक है? अगर बड़ा सा फोर्स लगाया तो अब क्या होगा? बड़ा सा फोर्स, फिर से वही स्टेप्स याद है क्या? क्या पहला स्टेप, ये यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू है, तो सबसे पहला स्टेप सर आपने सिखाया था एफ एल निकाल लो, और एफ एल निकालने के बाद सेकंड स्टेप क्या सिखाया था सर? ए सी निकाल लो, याद आया क्या? और जिसपे फोर्स नहीं अगर उसके अलावा दूसरा वाला ब्लॉक को पकड़ लो, सिखाया था क्या? तो दूसरा वाला ब्लॉक को जो फोर्स कौन सा चल, ये आगे बढ़ रहा है तो पीछे क्या लग रहा होगा बच्चा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना, और इस पे किधर लग रहा होगा? आगे की तरफ। ये बात समझ में आती है सर? एसी करने के बाद आप तीसरे स्टेप में क्या निकालते हो? एफ आर निकालते हो, यही निकालते हो ना? और ये एफ आर को अपन क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड फोर्स। अरे बोलो भाई, पक्का ना? सर इसमें फिर आपने केस कराया कि अगर एफ आर ग्रेटर देन एफ एल हो गया, इसका मतलब क्या होगा? दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, समझ गए क्या? जब साथ साथ, तो ये ज्यादा चल गया होगा, ये कम चला होगा। हाँ, तो ये कौन सा था? हम आपके हैं कौन? क्यों भाई, पक्का ना यार? तो अब ये जब साथ साथ नहीं चल रहा है, तो अब जब साथ साथ नहीं चलता था, तो इस केस में इधर आ जाओ, इस केस में ब्लॉक ए एंड बी के बीच में बच्चा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता था वो किसके बराबर होता था? लिमिटिंग, याद आ गया क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आता था, समझ गए क्या? अब फिर से वही गेम, एफ आर कितना डिस्प्लेस हुआ नीचे वाले ब्लॉक पे, एफ आर कितना डिस्प्लेस हुआ, समझ गए? इस केस में ना, बातें नहीं बे, इस केस में अगर हम टोटल वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते तो कितना आता? नहीं आया समझ में? तो ये हमेशा ही रहता है, टोटल वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम। ए बी दोनों का सिस्टम आनेंगे तब तो आएगा, नहीं प्लस और एक माइनस, तो इसको लिख दो क्या? टोटल वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है बच्चों, गेम खेलोगे ना बेटा, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग साथ दो मेरा वर्क तक तो फिर आसान लग दे। देख रहे पूरा एनएलएम ही तो पकड़ के चेप रहा हूँ, नया कहाँ पढ़ा रहा हूँ, एनएलएम को पकड़ के चेप रहा हूँ। अब जब अगला पढ़ाऊंगा, आगे जो भी अब फिजिक्स आएगी, तो इधर वाला पकड़ के उसमें चेपूंगा। अब जिन बच्चों का इधर का मस्त रहेगा उनके लिए क्या ही रह गया? अब या तो मेरे को टाइम लगता है मैं इसमें भी डाटा लिखूं 5 kg फिर से वही बताऊं, फिर तो हो गया साल भर क्लास। तो आपको पुराना वाला अच्छा रखना है तो तुम्हारी इमारत ऊपर तक जाएगी, और नहीं तो ढहरा जाओगे, समझ रहे हो ना? चलो ओके, चलो थोड़ी और बातें कर लेते हैं। क्या आपको स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया? इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन एक बार चल पड़ता है तो काइनेटिक वही लिमिटिंग से थोड़ा कम होता है, तो आप इसको लिमिटिंग बोल लो या फिर काइनेटिक, अरे मतलब चल पड़ा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या, वर्क डन ऑन सिस्टम जीरो आएगा, क्यों? नीचे वाला से ज्यादा चल गया होगा, क्यों भाई? और ऊपर वाला कम चला होगा। क्या पागल हो गए सब? इसका साथ क्यों छूटा? एक ज्यादा चला एक कम चला तब तो साथ छूटा ना, तो इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, या सेम आएगा? बोलोगे सर दोनों में तो फ्रिक्शन फोर्स सेम ही लग रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट वा दोनों का अलग अलग होगा। तो इस केस में टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम ये जीरो नहीं है। ये भी लिख लिया जाए क्या? इसमें टोटल, समझ जाओगे क्या?
किसका बच्चा? काइनेटिक तो क्या ये इस केस में 0 नहीं आएगा। क्यों सर? ब्लॉक ए में देख लो जरा, ब्लॉक ए में ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ x1 होगा, समझ गए क्या? लेकिन जो ब्लॉक बी होगा इसका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, तभी तो ये आगे भाग गया। इस पे लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ, समझ गए क्या? पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, समझ गए क्या? तो एफ के तो सेम रहा, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग रहा। तो एक का वर्क ज्यादा आएगा, एक का वर्क कम आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 कहां से आएगा, समझ गए क्या? पर स्टैटिक वाले में हमेशा 0 रहेगा। क्यों सर? वो तो स्लिप ही नहीं किया, तो जब स्लिप ही नहीं किया तो ये जितना चला वो भी उतना ही चला, इसमें इधर लगा था उसमें उधर लगा था। समझ गए क्या? दिमाग बैठन रटने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बे? बोलना फिर ठीक से, और जोर से, और जोर से। ये तेरा जोर से था, फिर धीरे से कैसे बोलता है? अच्छा जो बोल रहा था इतनी देर से। चलो, क्या तुम्हें फ्रिक्शन की पीएचडी समझ में आई? हाँ चल ना, तू समझ गया ना, और जो वीडियो देख रहा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। चलो, तो वीडियो देख के बनाओ, इसी बहाने दोबारा देख लोगे। अबे जब नोट्स बनाया करो ना, तो वीडियो को 2x में चला दिया करो। अरे 2x में चला दिया करो तो उससे डबल फायदे, एक बार जबरदस्ती सुन भी लोगे। क्यों भाई? अरे सामने चल रहा है ना मूवी, तुम लोग मूवी देखते देखते अपनी स्कूल की कॉपी चेप लेते हो, तो क्लास वाला ही देख लिया करो, फिर चेप लिया करो। तो जहां पे लगे एक बार सुन लिया, जहां दिखे कुछ तो इसी बहाने डबल हो जाएगा। घर जाके आज बना लो, खत्म। क्वेश्चन जितना बोल रहा हूँ बनाओ। थोड़ा और इसमें फील लेते हैं ना, एक और तरीका। जैसे सुनो, अरे भाई साहब सुनो, एमजी वाला को कांस्टेंट मस्त इसलिए बोल पाते थे क्योंकि मास यहां भी रहे तो भी किधर लगेगा एमजी, समझ गए क्या? ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा होगा तो भी एमजी किधर लगता है, और जब नीचे आता है तो भी किधर लगता है। वो अपनी औकात कभी बदलता है क्या? हर बार नीचे ही रहता है ना, पर फ्रिक्शन बदल लेता है ना, इसीलिए उसको कांस्टेंट नहीं बोल पाते। लेकिन जब एक ही तरफ की बात होगी तो कांस्टेंट बोले। तो कोई तुमसे बोले फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट बोलो या वेरिएबल बोलो, बोला वो सिचुएशन तो बताओ। बाकी अगर लॉजिकली बोला जाए तो वेरिएबल है, मेरे लॉजिक से। अब कोई इस पे लड़ भी सकता है मेरे से आके, इसीलिए लड़ना ना पड़े इसीलिए हमने। अब तुम कांस्टेंट बोलोगे तो बोलेगा डायरेक्शन चेंज होता है, तुम वेरिएबल बोलोगे तो बोलेगा एक ही तरफ जा रहे थे तो इधर ही लगा, तो कोची का वेरिएबल। इसीलिए तुम क्या करना, ये भी खा लो, ये भी खा लो, खुश हो जाओ, समझ गए क्या? क्यों बे? बोल ले बच्चा, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, खून बढ़ेगा, मोटी हो जाएगी फिर। चलो, और नहीं तो पीछे वाली का चूसना शुरू कर दो। क्या बच्चा? अरे मेरी बातों को हल्के में लिया करो बे, सब बस ऐसी है। क्या चीज? ये तुम समझी? बच के रहना रे। चलो देखो, ओके ओके सुनो, थोड़ी सी और बात करते हैं। मान लो बच्चा एक इंक्लाइन प्लेन है, यार जितना पीपीटी में मैं उससे ऐड ही करे जा रहा हूं, अभी तक तो चैप्टर में भी नहीं घुस पा रहे हैं। चल नहीं, पर खत्म होने आज खत्म हो जाएगा एक। अब अगली क्लास में WET पढ़ेंगे, उसके बाद जितने न्यूमेरिकल्स करनो करो, 4 करो चाहे 40 करो, बात एक ही है, पढ़ना तो एक ही चीज है। उसके बाद आएगा पावर, फिनिश। आज कौन सा वार है? फ्राइडे, शुक्रवार है ना? सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आज हाँ, मतलब मान लो वेडनेसडे थर्सडे तक में खत्म। वैसे हो जाता 2 दिन, अपन ने सर्कुलर भी तो करा, नहीं तो ये खत्म हो जाता। ठीक है, अब रोटेशन में घुसे, सीओम में घुसेंगे। अब छोटे छोटे चैप्टर, रोटेशन बड़ा है बट इधर वाले सारे छोटे हैं, ये छोटा ही है। मैं चाहता तो सिर्फ इसी से पढ़ाता तो अब तक तो पहुंच गया होता। चलो, लेकिन पर हम चाहते हैं आप थोड़ा अच्छे से सीखो। क्या मैं ऐसा बोलूंगा दिस थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, क्या आपको समझ में आता है क्या? ये एंगल वाह एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो इस पे तुम बैठोगे तो सरक जाओगे, पक्का क्या? और तुम्हें सरका कौन रहा होगा? mg यार अब तो याद कर लो भाई। और जब तुम सरक रहोगे mg sin थीटा से, तो ऊपर क्या लग रहा होगा? कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये चल पड़ा तो काइनेटिक, डाउट तो नहीं है, चल पड़ा तो काइनेटिक, चल पड़ा तो काइनेटिक फ्रिक्शन। जब तक रुका हुआ मैक्सिमम लिमिटिंग, चल पड़ा एक बार, स्लाइड एक बार जैसे ही किया तो काइनेटिक हो जाएगा, समझ गया?
हाँ, अब वहां पे मान लो कई बार ना सवाल में दिया होगा म्यू एल इतना, म्यू के इतना, तो औकात निकालने के लिए म्यू एल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना, और जो रिक्वायर्ड फोर्स आया वो, अगर ध्यान सुनना, अगर जो रिक्वायर्ड फोर्स आया तुम्हारा वो अगर लिमिटिंग से ज्यादा हो गया, तब तो तुम्हें पता चल गया ना कि वो, तो अब इस केस में तुम कौन सा फ्रिक्शन फोर्स यूज करोगे, लिमिटिंग की काइनेटिक? अगर चल पड़ा तो काइनेटिक, लेकिन औकात किससे चेक किया? अरे बहुत कम का, एक को बोलेगा 0.3, एक को बोलेगा 0.2, ऐसे अगर बहुत पॉइंटों में फर्क रहता है आसपास ही, या एक को बोलेगा 0.21, एक को बोलेगा 0.22, ऐसे टाइप से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ना दिया हो तो हम फिर काइनेटिक लिमिटिंग में भेदभाव नहीं रखेंगे, लेकिन अगर दिया होगा तो कान खड़े कर लेंगे। अच्छा लिमिटिंग तुम्हारी औकात चेक करेंगे, अच्छा चल पड़े तो काइनेटिक बोलेंगे। समझ गए क्या? अब सुन, तो इस ब्लॉक पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे बच्चा, मैंने एक ब्लॉक एम को रख दिया, तो तुम एकदम हंसते हंसते बोल सकते हो सर नीचे लगेगा एम जी का साइन थीटा। अरे यही फोर्स है ना। मान लो बच्चा इसका बेस है, थोड़ा ध्यान देना, ये बेस बी है, हाइट मान लो एच है, ठीक है क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक बात बताओ, ये वाला मान लेते हैं अपन, ये एंगल ये थीटा वन है, ठीक है क्या? ऐसे ही दे दिया मैंने, मान लो कुछ एंगल थीटा वन है, वैसे 90 माइनस थीटा होगा, पर फिलहाल मैं बोलता हूँ ये एंगल मान लो थीटा वन है, ठीक? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बात बताओ, इस पे बेटा वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अरे आगे घसीट रहा, काइनेटिक पीछे लगेगा। तो अगर मैं आपसे पूछता कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, तो तुम क्या बोलते, बोलो? पागल हो क्या, या अकल है? बोलो। एम जी साइन थीटा? नहीं समझा मैं। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए निकालना है। बोलो। अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो करोगे या कुछ और करोगे? हम्म। एफ के लिख दोगे। अब सुनो ध्यान से। मान लो इसकी लेंथ टोटल एल नीचे लेंथ तक आ रखा है, ऐसे कैसे निकालू मैं इसको? एम जी साइन थीटा से थोड़ी लेना देना अपन को, किस क्या चाहिए? एफ के चाहिए ना। तो एफ के इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो? म्यू टाइम्स एम जी को, अरे म्यू टाइम्स एन होता है ना यार, एन बराबर है, अरे भाई, एन नीचे एम जी कॉस थीटा, ये भी नहीं आता है तो बेकार है जिंदगी। ठीक है क्या? तो अब बताओ, इधर देखो, ध्यान से देखो, तोड़ दिया? क्या कर रहे थे, दम लगा रहा था ऊपर की तरफ? फाइन लगेगा बेटा 5 रुपए, या 2 रुपए दे के मेरे साथ सेटिंग कर लेना, तो बताऊंगा नहीं किसी को। अच्छा चलेगा? डॉलर बोला था रे। चलो देखो इधर। इधर देख, तो तुम बोलोगे म्यू एम जी कॉस थीटा बेटे काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए सर आप निकाल रहे हो, तो बच्चा इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ऊपर? एफ के यही है ना? एफ के कितना देख तो जरा, म्यू एम जी कॉस थीटा, दिखा क्या? और एफ के इधर लग रहा है, और ये आया किधर है, नीचे। तो लेंथ क्या लिख दूं, एल लिख दूं? और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये आया क्या देखो तो, म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल, आया क्या? क्या पागल वागल हो गए क्या तुम, दिमाग नहीं काम कर रहा है? अरे यार ये ब्लॉक नीचे सरक रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है, और सरक के किधर आया, नहीं आया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू, अरे एफ डॉट डी एस कॉस थीटा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा है।
अरे भाई तो वही तो रखा म्यू एम जी कॉस थीटा। और कितना सरक के नीचे आया, एल लेंथ, तो यहाँ लिख दिया एल। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, एफ के इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना बना 180। तो तुम लोग कौन सा गणित लगा रहे थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ बड़ा बड़ा सोच रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने क्यों बताया, यहाँ पे ना एक एक काइंड ऑफ जुगाड़ है जिससे आप अपना काम थोड़ा आसान कर सकते हो। पता है क्या, देखो जरा इस एक्सप्रेशन को, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं जरा देखता तो, माइनस म्यू टाइम्स एम जी इंटू एल कॉस थीटा। जरा इस डायग्राम को देख के बताओ तो एल कॉस थीटा कौन है, बोलो। इस डायग्राम को देख के बताओ एल कॉस थीटा कौन है। अरे ये है ना, अरे ये थीटा, ये हाइपोटेन्यूज क्या है, एल। तो बेस को क्या लिखते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। और हाइट, इसको परपेंडिकुलर क्या लिखते हैं, पागल हो जाऊंगा मैं। ये मान लो हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो बेस को लिख सकते हैं क्या, एच कॉस थीटा। जिंदगी भर तो यही किए हो, पी इज इक्वल टू एच साइन, ऐसा पढ़े। इधर देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो पी इज इक्वल टू एच साइन थीटा। ये एच, तो इस बार देख तो, और बी को क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो b इज इक्वल टू एच cos थीटा। अरे ये है ना h भाई, तो इस बार ये h की जगह कौन है, l है। तो इस बेस को लिख सकते हैं l cos थीटा। तो फायदा क्या हो रहा है जरा देखो तो, ये बच्चा बना माइनस म्यू एम जी, और एल कॉस थीटा की जगह सिर्फ क्या लिख सकते हैं, बी। बोलोगे सर ऐसा क्यों पढ़ाया आपने, फायदा बेटा ये है, ये तो बस तुक्के से आया है, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं था। जो रिजल्ट है उसमें से ये बी दिखाई देने लग पड़ रहा है, तो ये मैथ्स हो गया प्योर। कि इससे फायदा क्या होगा ना, जैसे अगर मान लो एक बड़ा सा इंक्लाइन प्लेन दे दिया, और हमें अगर ये वाली दूरी पता है कि ये 4 मीटर है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसके बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है, और किसी ने कहा कि यहां से एक ब्लॉक सरक के नीचे आ गया, और यहां मुझे मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो दे दिया 0.2, मास दे दिया मान लो 5 kg का दे दिया है, और मेरे से पूछा कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, तो सीधा म्यू एम जी, और सीधा ये वाला लेंथ देख लेंगे। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ये प्योरली मैथमेटिक्स था कि एक गलती से एक्सीडेंटली मुझे यहाँ क्या दिखाई दे दिया, जबकि एल मैंने इधर से देख के थोड़ी लिखा था, एल तो ये वाली लेंथ थी, और जो mg का cos थीटा का कंट्रीब्यूशन था वहां से मेरा cos थीटा। तो मैथ्स में अंदर पाया कि अरे ये तो एल cos थीटा दिख रहा है, तो इस जब भी मेरे पास इंक्लाइन प्लेन होगा तो वहां पे बेस को तो एल cos थीटा ही लिखेंगे। तो जरा एल cos थीटा को उड़ा के सीधा क्या लिख दो, बी लिख दो, समझे क्या। तो कभी इंक्लाइन प्लेन दिखेगा तो हम मेहनत थोड़ा कम कर लेंगे, मान लो कभी टकरा जाए तो लिख सकते हैं ना, 4 था, सीधा सीधा क्या लिख देते, सर वर्क इज इक्वल टू म्यू की जगह 0.2, एम की जगह मान लो 5 है तो 5, जी की जगह 10, और बी की जगह 4। समझ गए क्या, सीधा, ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको एक्स्ट्रा में लिख लोगे क्या, ऐसी काइंड ऑफ जुगाड़, कि कभी टकरा जाए तो सीधा चेप। बेटा ये कोई मेथड या किताब में दिया हो कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये एक्सीडेंट, हम ढूंढने गए थे कुछ और, मिल गया कुछ और, हमने कंक्लूजन में दिया। अच्छा कभी इंक्लाइन प्लेन मिले ना सर, एक काम कर सर बस ये वाला देख लो और आंसर बोल देना। इस तरह नहीं कि सर जैसे ग्रेविटी में होता था ना, कहीं से भी नागिन डांस करे तो एच लगेगा, उससे नहीं आया ये बस मैथ से दिखा तो चिप दिया। अरे मान लो सवाल बहुत बार देखे तो दिखा कि बार वही आंसर आता, तुमने कहा चलो बता दिया जैसे चिप दो, ठीक से बोल ले भाई। हाँ चलो, वहम है, नहीं सब ठीक है, देवी और सज्जनों। तो फ्रिक्शन में पीएचडी कर डाली, कहानी समझ में आ गया। तो जब मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ना होगा तो मैं क्या उठाऊंगा, पहले मैं केवल एनएलएम उठाऊंगा, वहां से डबल ब्लॉक सिस्टम पढ़ूंगा, आ गया मुझे फ्रिक्शन। क्यों सर, फ्रिक्शन में तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही लगाओगे, तो फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स तो आप वहां से
डबल ब्लॉक सिस्टम से निकालना सीखोगे, समझ गए? अगर नहीं देखे हो तो वीडियो पड़ा हुआ है, फिर से आज जाना, एक ही क्लास लिया था डबल ब्लॉक सिस्टम का, एक बार जाके देख लेना तो फिर घंटी बज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन बाय, बोलो, कांस्टेंट फोर्स। अरे इंट्रोडक्शन दिया था क्या मैंने? पागल पागल, हमने कहा था चैप्टर को टिप पे रखा करो, पढ़ो जरा यहाँ। अरे जब ये पढ़ाया रहा, तो जब चैप्टर मैंने कहा था वर्क में अपन फोर्स, फोर्स दो गो वाला पढ़ना है वर्क, एक कांस्टेंट वाला और एक, तो क्या हमने कांस्टेंट, क्या तुम्हें ये एमजी वाला कहानी समझ में आ चुका है बढ़िया से? क्या तुम्हें ये टेंशन आ चुका है? क्या तुम्हें नॉर्मल आ चुका है? फ्रिक्शन का भी कहानी सीख चुके हो? हाँ, फ्रिक्शन को भी वेरिएबल वाले में नहीं पढ़ा है, वेरिएबल वाले में भी कराऊंगा। फ्रिक्शन को जब कांस्टेंट माने तो सब में क्या किया देखा था, एक ही तरफ भगा, नहीं देखा, ब्लॉक को एक ही तरफ घसीटा, तो उसको कांस्टेंट, अब जब गोल घुमाऊंगा आगे ले जाके पीछे लिखा तो उसको वेरिएबल में पढ़ाऊंगा फिर। ठीक है, देखो अब आते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस पे। चलो देखो, अबे 78 स्लाइड से 109 स्लाइड हो गया। अच्छा, ये तो लगभग लगभग उसी पे चल रहा है क्या? पेज ही ऐड हो रहा है, चलो ठीक है। हाँ जी, वेरिएबल नहीं आया ना अभी तक, ये क्वेश्चन तो कर लिया था ना? नहीं, क्या नहीं कर पाओगे? क्या है ये, पढ़ पा रहे हो? A uniform cable of mass m, length l is placed on a horizontal surface such that 1 by nth part is hanging below। जैसे पिछली बार कितना लटका हुआ था, l/3, इस बार कितना, 1 by nth पार्ट, तो सेंटर निकालना होगा तो 1/2 से मल्टी, इस बार 1/n, जैसे पिछली बार l/3 था ना, इस बार l/n लटका। पागल, तो n के टर्म में l/n रहा, तो उसका सेंटर मास कहाँ पे होगा, l/n इंटू 1/2। जैसे l/3 का आधा किया था ना, l/6 आया था, मास का भी वही किया था, m/3 था, याद है ना? बस 1/n करके खेला तुम्हारे साथ, तो तुम बनाना है इसको, ये सब तुम्हारे लिए है ना, ये भी कराया था शायद। क्यों पागल हो गए तुम लोग? अभी तो करा, अभी नहीं करा? अब पागल, एटीट्यूड मशीन 2 4 kg 10, अरे भाई एटीट्यूड पढ़ाए थे, ऊपर नीचे टेंशन 2, m1 m2 g/m1 + m2a इज इक्वल टू m2 - m1 अपॉन m2 + m1 * g, ऊपर में था, पढ़ रही। एक कितना है, दूसरा कितना है, दे दिया ना, तो वो लटका हुआ, फाइंड द वर्क डन by the string on the block of mass इतना during the first second after the system is released from first second में। तो जब किसी चीज, अब देखो यहाँ काइनेमेटिक्स लगा दिया इन्होंने, एनएलएम भी लगा दिया और वर्क भी लगा दिया। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपसे ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए इसमें 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मैं तुमसे कहूं हमारे हाथ में कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हम उसको छोड़ेंगे, नीचे जाएगा, 1 सेकंड बाद वो कितना डिस्प्लेस होगा निकाल सकते हैं। यू पता हो, ए पता हो, टी पता हो, तो वैसे नहीं निकलेगा, तो काइनेमेटिक्स से पढ़ा वो, और टेंशन निकालने के लिए एनएलएम का यूज कर देंगे। अब एस निकल ही जाएगा, टी निकल ही जाएगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या चेप देंगे, टी इंटू एस। अब पढ़ो सवाल, फील आ रहा है ये जो मैंने कहा? अब आगे पढ़ेंगे चैप्टर, तो काइनेमेटिक्स भी आएगा, एनएलएम भी आएगा, वर्क भी आएगा, उधर का रोटेशन घुमा लेंगे। समझ गए, यही तो होता है फिजिक्स, और क्या है। An inextensible string that goes over a smooth fixed pulley etude machine connect two blocks itna and itna taking g itna, find the work done by the string, by the string मतलब अरे work done में टेंशन पूछ रहा है रे, by the string of by the string on the mass, कितने वाले पे पूछा बच्चा,
0.36 kg वाले पे पूछा है। अरे वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 0.36 kg ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम। क्या हम लोग को एटूड मशीन में एक्सलेशन निकालना नहीं आता है? दो फॉर्मूला, एक टेंशन का और एक एक्सेलरेशन का एटूड के लिए रटवाया था। टेंशन वाले में थोड़ी देर पहले बोला 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2, और एटूड में एक्सलेशन का m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m। अरे भाई यही था ना। तो अब तुझे ये एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, तो ब्लॉक लटका हुआ एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। u तो 0 है, ए निकाल लोगे फॉर्मूला से m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m2 प्लस m1 करके। तो u पता, t फर्स्ट सेकंड का पूछा है ना, तो t कितना हो गया 1 सेकंड। ए निकाल लोगे ऐसे करके, 3 पता चल गया, तो s पर आ जाएगा क्या? अरे डिस्प्लेसमेंट भाई, हो गया क्या? और t वाला फॉर्मूला लगा के टेंशन निकाल लेंगे, तो t भी आ गया, तो फोर्स पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, तो वर्क डन ही निकल जाएगा फिर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आज नहीं बन पाएगा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो बोलो। एक फिक्स पुली से, स्मूथ पुली से दो तरफ लगा दिया, एक तरफ लगा दिया 0.36, एक तरफ लगा दिया 0.72, ठीक है क्या? टेक जी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जो लोग देख लेंगे। फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 0। इसमें पूछा वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, मतलब टेंशन वाला निकाल, ठीक है क्या? ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम। यार ये 0.720, तो ये नीचे जाएगा क्या? ये ए से अगर नीचे एक्सलरेट करेगा तो ये ए से ऊपर जाएगा, कनेक्टेड सिस्टम है। तो मुझे अगर वर्क डन बाई टेंशन किस पे निकालना है 0.36 वाले से, तो तुम क्या बोलोगे? टी ऊपर, ये भारी है ना, टी ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बच्चा? ऊपर होगा कि नहीं होगा? तो तुम ऐसे करोगे ना, टी इंटू एक्स इंटू कॉस 0 डिग्री। बट तुमको टी भी नहीं पता है और एक्स भी नहीं पता है, तो टी कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर एटूड मशीन के लिए टी का फॉर्मूला हमें पता है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो पता है कि नहीं पता है? क्या मुझे ए का वैल्यू भी पता है क्या? क्या बोलोगे सर ए के लिए m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। बेटा ये तो फॉर्मूला याद करने बोला था ना, एटूड वाला कई बार टकराएगा तो दिमाग में रखना। तो अब मुझे ए पता है ना इसका, एक सेकंड। हाँ जी, हेलो हेलो, आ जाओ। तो इसको इनिशियली बच्चा रेस्ट से छोड़ा था, तो यू कितना, ए निकाल लेंगे वहां से, ए निकल जाएगा। और टी कितना, तो यू पता है, ए पता है, टी पता है, तो क्या हम एस निकाल सकते हैं कि एक सेकंड में कितना खिसकेगा? हाफ ए टी स्क्वायर करके। तो ये तो 0 हो जाएगा, इनिशियल है, तो यहाँ क्या कर देंगे 1/2 a1 का स्क्वायर, अब आ जाएगा क्या? तो तुझे पता चल जाएगी एस कितना नीचे खिसका, या ये एस या एक्स कितना ऊपर गया, उस एक्स की वैल्यू यहाँ लाके। क्या यार सवाल है यार ये सब। तो अब देखो ना, ये काइनेमेटिक्स का हो गया, ये एनएलएम का हो गया, ये वर्क का हो गया। लो बन गया सवाल। तो कौन सी बड़ी चीजें हैं? दिमाग में नहीं स्ट्राइक करता है, रेस्ट पे छोड़ा है एक सेकंड, तुम्हें पता है मेरे से पूछ रहा है वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट पता होगा तभी ना करेंगे। और यहाँ जुगाड़ लगा लिया, काइनेमेटिक्स हमसे वो निकलवा रहा है। हाँ जी, ये भी हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा, कैसे होगा? अरे एस दे दिया है क्या? एफ भी दे दिया है क्या? मैंने वर्क में दो फॉर्मूले बताए थे, एफ डॉट डी एस, और दूसरा क्या बताया था? बह, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैंने कहा था वेक्टर में दिखे दोनों, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। क्यों बे, दिख रहा है क्या वेक्टर? बस हाँ हाँ बोलो, पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, खून बस जलाओगे तुम लोग बस। खत्म है सब। क्यों बे? अरे ये एस कौन, अरे एस कांस्टेंट है कि नहीं है? अरे लिख दिया रे 2i कैप प्लस 3j कैप, और इधर पढ़ 5i और 2, अरे कांस्टेंट है ना यार।
डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का के होता तो के का के, समझ गया ना? मैं नहीं कर रहा, करेगा तुम लोग। बस अब बहुत बता दिया, अब ज्यादा बताने से बीमार पड़ जाओगे। सब तो बता ही दिए यार, आ जाओ। देखो बच्चा, तो कांस्टेंट फोर्स पे अब तो समझ में आ गया। जैसी चैप्टर वर्क पढ़ना हो सर, वर्क वर्क में दो, वर्क में वर्क कराना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले पार्ट में फोर्स के दो पार्ट, एक कांस्टेंट वाला एक वेरिएबल वाला। सर कांस्टेंट वाले में सारा का सारा एनएलएम का कॉन्सेप्ट आ गया था, एमजी निकलवा दिए, टेंशन निकलवा दिए, नॉर्मल निकलवा दिए, फ्रिक्शन निकलवा दिए। फ्रिक्शन में थोड़ा तामझाम बातें करी आपने। अब किस पे आ गए हम? फोर्स के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या होगा? वेरिएबल फोर्सेस, समझ गए? जैसे अब इधर आ जाओ बच्चा, सीन क्या है? अरे बाद में चेपना, रे इधर देख रहे तू, पता नहीं क्या अपना जन्म कुंडली लिखने लगता है क्या अचानक से? हैं? बैठे बैठे खो से जाते हम यूं हैं। देखो, तो सर वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा एफ डॉट डी एस, है ना? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसा कुछ पढ़ा। और क्या पढ़ा? या तो सर एफ डॉट डी एस कॉस थीटा आपने पढ़ाया, ठीक है क्या? इन सब बातों में कॉमन, अभी तक जब कांस्टेंट फोर्स के बारे में चर्चा होता था तो सर ये एफ कैसा होता था? फिक्स होता था ना, कांस्टेंट, समझ गए थे ना? कांस्टेंट कांस्टेंट, एमजी 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 एमजी, नॉर्मल नो 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 नो, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, क्यों बे? पढ़े ना? चलो, तो अब सीन कैसा है? मैंने आपको पहले भी बताया था भैया, पूरी फिजिक्स में अगर आप दिस बराबर कोई फॉर्मूला बोलते हो कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स भी कैसा होता है? कांस्टेंट। एरिया भी कैसा होता है? कांस्टेंट। तब वो प्रेशर उतना आता है। पढ़ाए थे क्या? मैं कह रहा हूं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला कब तक सही लगेगा? जब मास भी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो। अगर इनमें से कोई वेरिएबल पाया गया तो नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगेगा। किसका यूज करेंगे हम लोग? कैलकुलस। कैसी बात कर रहे हो? ऐसी बातें करी है मैंने क्या, या मैं अप, किसी और राहुल को बताया था और ऐसा लग रहा तुम्हें बताया था? ऐसा पढ़ाया क्या मैंने? पढ़ाया था ऐसा? जो मैंने कहा था कि मैं एक 5 kg का लेके सर पे मारू तुम्हारे, तो 2 से एक्सलेट कर रहा है तो 5 × 2 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। लेकिन हवा में अगर झड़ जाएगा किसी रेट से तो क्या अभी भी 10 पाएंगे क्या? तो क्या ये, हाँ शक्कर वाला, तो क्या ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा क्या? तो तो अब मैंने बताया था कि बेटा अगर तुम्हें दिख रहा है कि दिस फॉर्मूला, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब मास भी फिक्स हो और एक्सेलरेशन भी, तभी ना। क्योंकि अगर वेरिएबल आया तो फिर किसका हेल्प लेंगे? कैलकुलस का। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही, ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो अब मेरी बात सुनो। तो सर अगर ये एफ भाई साहब वेरिएबल हो जाएंगे तो क्या किया जाएगा? ठीक। अब पहला सवाल आता है, सर वेरिएबल होगा पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो उसको पहले मैथमेटिकली देखते हैं जरा। मान लो अगर बेटा लिखा हुआ है f इज इक्वल टू 2x, मैंने कहा कि एक ब्लॉक है जो यहां पड़ा हुआ है, ठीक है क्या? 5 kg का ब्लॉक पड़ा हुआ है। इस पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, मान लो अभी यहां खड़ा है तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 2, और एंड सो ऑन बढ़ते जा रहा है। और मैं कह रहा हूं मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं कितना? 2x। और जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब x की वैल्यू 0 थी तो आप इस पे फोर्स कितना लगा रहे हो? 0। एक्स की वैल्यू जब 1 होगी तो आप इस पे फोर्स कितना लगा रहे हो? 2 न्यूटन का। जब एक्स, अरे एक्स जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे फोर्स वेरी कर। यहां, अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हें ये याद है? अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 4 मीटर, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल क्वांटिटी है? क्यों? x 4 है, खत्म कहानी, बदल रहा है क्या समय के साथ? लेकिन अगर मैं लिख दूं x इज इक्वल टू 4t, तो ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कैसे? अगर मैं कह रहा हूं ये t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो तुम क्या बोलोगे? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी, समझ गए क्या? और जब x इज इक्वल टू 4 बोल रहा हो तो तुम क्या बोलोगे? सर चौथे पे है। थोड़ी देर बाद पूछू तो चौथे पे क्यों? क्योंकि इस बार सर ये x जो वो t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अरे समझ में आया क्या? तो जब ये वाला सवाल आता था x इज इक्वल टू 4t और तुमसे पूछा जाता था वेलोसिटी, तो क्या तुम लोग झक मार के dx बाई dt करते थे क्या? नहीं करते थे? करते थे, शुक्र है। क्यों बे? ये ये है ना, ये सब काइनेमेटिक्स पढ़ाया था मैंने, मत रुलाओ मेरे को तुम लोग।
तो उसी तरह बच्चा, ये अगर मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो साफ साफ समझ में आ रहा है, ये तो फिक्स है, दर 10 का लग गया। अब मान लो मैं लिख दिया F इज इक्वल टू 2x, और मैं कह रहा हूं x डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब अगर मैं किसी चीज को खींच रहा हूँ तो x चेंज हो रहा होगा ना यार। तो x के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, फोर्स भी चेंज हो रहा है ना। तो क्या ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे जरा देखो तो, तब यही फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देंगे। अरे याद है क्या, इसी में हम लोग एक और डेरिवेशन करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए, v डॉट डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। कुछ याद आ रहा है क्या? इंटीग्रेशन करते थे कि अपन ऐसा कहते थे कि मान लो पहले वो हाँ, v अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा कह सकता था कि मान लो वो अभी x नॉट पे है, t इज इक्वल टू 0 पे, और जब टाइम हो जाएगा t तो वो किसी x पे पहुंच जाएगा। याद है ऐसे ऐसे करके करते थे। तो यहाँ देखो तो v डॉट डी टी इंटीग्रेट हो रहा था ना ऊपर वाला, और यहाँ जब डिवाइड में आ रहा था तो डिफरेंशिएट हो रहा था। याद है, मल्टीप्लाई वाले में इंटीग्रेट, डिवाइड वाले में डिफरेंशिएट जैसी चीजें होती हैं। इधर आ जाओ, आ जा रे। हाँ जी बच्चा, देखो ये W दिख रहा है क्या? तो अगर ये फोर्स वेरिएबल होगा तो ऐसे लगाओ इंटीग्रेशन का सिंबल। थक गए हो क्या तुम लोग? बहुत कम एनर्जी दिख रहा है। वर्क है। अगर F वेरिएबल है तो वेरिएबल केस में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस। समझ गए क्या? जब कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन नहीं आ रहा था ना, और जब वेरिएबल आएगा तो F डॉट डी एस आ जाएगा। अब जैसे अभी ds की शक्ल dx भी हो सकता है, dy भी हो सकता है, dz होता है, डिपेंड करता है। अब जैसे इस वाले सवाल में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, बाकी अगली क्लास में इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है? जैसे मान लो बच्चा, मैंने आपसे कहा, अरे और फील आ जाएगा, टेंशन ना लो, अगली क्लास में निपटा देंगे इसको अच्छे से। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो 2x, ठीक है क्या? और मैं उसको x इज इक्वल टू 1 से उठा के लेके चला गया x इज इक्वल टू 4 पे। ये पॉसिबल है ना? फोर्स कितना लगा रहे हैं, 2x, और अभी वो कहां पर है, ऑलरेडी 1 पे है, और 1 से उठा के कहां लेके जा रहे हैं, 4 पे लेके जा रहे हैं। और मैंने क्या पूछा कि बताओ वर्क कितना होगा? तो तुम अगर पुराना फॉर्मूला से चलोगे तो तुम क्या बोलोगे, सर वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल। ये जो फोर्स है मान लो 2x आई कैप अगर ऐसे लिखा हुआ है, 2x आई कैप समझ रहे हो क्या, x डायरेक्शन में, और ये कोऑर्डिनेट्स भी किसका लिखा हुआ है, x का लिखा हुआ है। तो सर आप 1 से 4 पे ले गए, मतलब चलाए कितना हो, 3 ही चलाए हो ना, और फोर्स कितना लगा रहे हो, 2x लगा रहे हो। तो सर यहाँ पे कर दो 2x इंटू 3, और ये हो जाएगा गलत। क्यों सर? क्योंकि ये तब लगता अगर ये फोर्स कैसा होता, कांस्टेंट होता। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम जैसे देख, वर्क किस पे डिपेंड कर, जरा सोच के देखो, सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे। तो फोर्स अगर फिक्स रहा तब तो उतना आएगा ना, नहीं तो चीटिंग नहीं हो जाएगा यार। जैसे हमने कहा कि मैंने कहा कि चलो अपन थाली में खाना लेते हैं और दोनों लोग एक साथ खाते हैं, ठीक है क्या? पक्का? थाली में खाना लिया, हमने कहा दोनों एक साथ खाते हैं, ठीक? तुम बेचारे, हम हपसी, तुम 2 कौर खाते हो, हम 4 कौर खाते हो, और फिर बोलेंगे अच्छा प्लेट में तो हमने बराबर, ये चीटिंग नहीं हो जाएगा यार? सर आपने लास्ट में एफर्ट, पहले एक पहले हमने कहा चल एक तेरा एक मेरा, फिर दूसरा तेरा, फिर 2 मेरा, तो ऐसे करें चीटिंग नहीं हो जाएगा यार? और मैं ज्यादा रख लूं तो कम रख लेगा, समझ में आ गया क्या? कांस्टेंट रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, एक्स के साथ चेंज हो रहा है ना। अरे जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो फोर्स कितना लग रहा होगा, 2 न्यूटन का, और x इज इक्वल टू 2 होगा तो फोर्स कितना लग रहा होगा, 4 न्यूटन का। समझ में आया क्या? x इज इक्वल टू 3 होगा तो फोर्स कितना लग रहा होगा, 6 न्यूटन का। तो अभी वर्क उतना कैसे आएगा, अलग आएगा ना। तो इसीलिए अब कैसे करना पड़ेगा इसको, सर इंटीग्रेशन ऑफ x का फंक्शन है बच्चा, तो f डॉट डी एक्स, कहां से कहां उठा के ले जा रहे हैं, 1 से 4 पे। समझ गए क्या? क्या अब बताओ f की वैल्यू कितनी है? तो तुम बोलोगे सर f इज इक्वल टू है 2x डॉट डी एक्स, 1 से लेकर 4। समझ गए क्या? तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2x स्क्वायर बाई 2, नहीं आया रे, और इधर रखा 1 से 4, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर।
थोड़ा आइडिया हुआ क्या? तो अगर कैसे पहचानेंगे, तो उसमें पहचानना है क्या, दिख रहा है कि f अगर लिखा f इजिकल टू 5 कांस्टेंट, f इजिकल टू 5i वेरिएबल। पक्का? इस पे अगली क्लास में पीएचडी किया जाएगा, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है।